नंबर 63 यूनिट चल रही है आपकी 4th। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बाल्यावस्था की कल्पना में समानताएं व असमानताएं और भारतीय परिस्थितियों में विशेष संदर्भ में बहु बाल्यावस्थाओं का निर्माण। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, बाल्यावस्था की कल्पना में समानताएं और असमानताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डाइवर्सिटीज हैं, यानी कि चाइल्डहुड के दौरान क्या क्या सिमिलैरिटीज आती हैं और क्या क्या आपकी डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, चाइल्डहुड बालक के भावी विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में आने तक बालक में अनेक प्रयत्नों का विकास हो चुका होता है। साथ ही इस अवस्था में बालक की फॉर्मल एजुकेशन भी आरंभ हो जाती है। उसकी कल्पना एवं इमोशन व्यापक होने लगते हैं। वह अपने विषय में सोचने व समझने लगता है। उसमें अपने आसपास के वातावरण, अपने मित्रों, सहपाठियों, सगे संबंधियों को देखकर अनेक कल्पनाओं का विकास होता है। वह इन सब के प्रति कुछ समानताएं व कुछ असमानताएं अनुभव करता है। मुख्यतः चाइल्डहुड में बालक की कल्पनाओं में जिन समानता असमानताओं का विकास होता है वे निम्नलिखित हैं। देखो भाई, इन्होंने बोला है कि जो हमारा चाइल्डहुड जो एज होती है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें बालक अनेक कंसेप्ट उसके डेवलप हो चुके होते हैं और यहाँ पर वह फॉर्मल एजुकेशन लेने के भी लायक हो चुका होता है। उसकी इमेजिनेशन पावर, उसके जो इमोशंस हैं वे इसमें क्या है, बढ़ते हैं। और वो क्या करता है, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम ये देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। तो सबसे पहले बात आती है शैक्षणिक समानता व असमानता। एजुकेशन को लेकर उसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डाइवर्सिटीज हैं। तो चाइल्डहुड में बालक की कल्पना में जिन समानता व असमानताओं का डेवलपमेंट होता है उनमें सबसे पहला नाम शिक्षा संबंधी समानता व असमानताओं का आता है। बालक अपने आसपास के वातावरण, विशेषकर अपने सहपाठियों को देखकर कल्पना करने लगता है कि उसकी कक्षा का कौन सा छात्र शैक्षिक रूप से उसके समान स्तर का है और कौन सा उससे कम अथवा अधिक स्तर का है। वह अपनी इस कल्पना की अभिव्यक्ति अक्सर अपने माता पिता से भी करता है। देखो भाई, शैक्षणिक समानता व असमानता ये ऐसा दौर है चाइल्डहुड की बालक ये कल्पना करता है कि मेरे अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या मेरे डाइवर्सिटीज है। उसमें सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। शिक्षा के दौरान बच्चा ये देखता है कि मेरी क्लास में कौन बच्चा इंटेलिजेंट है मुझसे और कौन बच्चा मेरे से नीचे है। ठीक है, तो वह अपने इन्वायरमेंट में अपने जितने भी बच्चे उसकी क्लास में पढ़ते हैं उनमें शैक्षणिक रूप से समान स्तर का देखता है कि कौन बच्चा मेरे से ज्यादा नंबर ले सकता है और कौन बच्चा मेरे से कम है। तो यह बात, ये कल्पना वह अपने माता पिता से भी करता है, अपने पेरेंट्स को भी बताता है कि मेरी क्लास में ये बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हैं, इंटेलिजेंट है, ये बच्चे मेरे से कम हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक लेवल पर समानता और असमानता। चाइल्डहुड में बालक की कल्पना में जो आर्थिक समानता व असमानता का भी डेवलप हो जाता है। बालक अपने मित्रों, सहपाठियों, रिश्तेदारों के बालकों को देखकर एक्सपीरियंस करता है कि कौन कितना धनी है, किसका जीवन स्तर शैली कैसी है। इस आधार पर वह यह अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है कि वह किस प्रकार इकोनॉमिक लेवल में समानता रखता है और किसका इकोनॉमिक लेवल उसके आर्थिक स्तर के समान है और असमान है। भाई, ये चाइल्डहुड ऐसी एज है जिसमें बच्चे को ये भी पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है और कौन व्यक्ति गरीब है। वह अपने आसपास सगे संबंधियों और रिश्तेदारों आदि के बाल को देखकर ये पता लगा लेता है कि किसका इकोनॉमिक लेवल उसके इकोनॉमिक लेवल से बड़ा है, यानी कि कौन सा बच्चा उसके ज़्यादा अमीर है और कौन सा बच्चा उसके समान है और कौन सा बच्चा उससे कम है। उसके बाद है जो उसकी लैंग्वेज, उसकी समानता व समानता, भाषिक समानता व समानता। चाइल्डहुड में बालक की जो इमेजिनेशन पावर है इतनी समर्थ हो जाती है कि वह लैंग्वेज लेवल पर भी अपने साथियों की तुलना करने लग जाता है। वह अपने पेरेंट्स व जितने भी रिश्तेदार हैं वह विभिन्न अध्यापकों के लैंग्वेज लेवल की भी तुलना करता है और उनमें समानता और असमानताओं का भी निर्धारण करने लगता है। यानी कि वह लैंग्वेज को भी पता लगाने लग जाता है कि कौन सा बच्चा सही ढंग से बोल रहा था, कौन सा नहीं बोल रहा था, क्लास में टीचर कैसे बोल रही थी, ये सारी बातें में भी बच्चा समानता और असमानता करना सीख जाता है। उसके बाद आता है उसका ज्ञानात्मक
कॉग्निटिव समानता और असमानता। अब बात आती है उसके कॉग्निटिव की। चाइल्डहुड में बालक अपनी इमेजिनेशन के द्वारा आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है या अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनकी ज्ञान की भी तुलना करता है। ठीक है, वह बता सकता है कि किस सहपाठी अथवा मित्र का ज्ञान उससे कम है और किसका ज्ञान उससे अधिक है। ज्ञान की इस समानता व असमानता के आधार पर वह अपने सहपाठी अथवा मित्र से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह उसे अपना आदर्श भी मान लेता है। यानी कि कॉग्निटिव समानता और असमानता के बारे में भी यानी कि बच्चा बता सकता है कि कौन सा बच्चा उसका कौन सा फ्रेंड उसे ज़्यादा पता है कि कौन से फ्रेंड को उससे कम पता है। ठीक है, तो इस आधार पर जिस फ्रेंड को उसको ये लगता है कि सब कुछ आता है, उस फ्रेंड से इतना प्रभावित होता है कि वह अपना आइडल मानने लग जाता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी फ्रेंड के पास जाता है वह। उसके बाद है संवेगात्मक समानता व असमानता, इमोशंस की। चाइल्डहुड में बालक को अपने और साथियों के इमोशंस का भी भली भांति ज्ञान होने लग जाता है। उसे पता लग जाता है कि कौन से उसके फ्रेंड को गुस्सा आया है और कौन सा शांत है, कौन सा विनम्र है और कौन सा धैर्यवान है। हालांकि वह अपने साथियों के इमोशन से परिचित नहीं हो पाता है, परंतु सक्षमता के साथ वह बता सकता है कि कौन सा साथी उसका बहुत गुस्सैल है और कौन सा साथी उसका प्रेम करने वाला है और कौन सा साथी उसका शांत स्वभाव का है। ठीक है, तो ये भी बता सकता है। उसके बाद है आपकी नैतिक मोरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। चाइल्डहुड में बालक ने अपने घर परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों व अध्यापकों द्वारा अनेक नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। वह अपनी कल्पना में अपने साथियों मित्रों के नैतिक मूल्यों में भी समानता व असमानता प्रकट करने लगता है। वह बता सकता है कि उसका कौन सा साथी बड़ों का अभिवादन करता है और कौन सा पाँव छूता है और कौन बड़ों की आज्ञा नहीं मानता है, कौन बुरा और भला कहता है। ठीक है, यानी कि मोरल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी भी बता सकता है बच्चा कि उसके फ्रेंड में से कौन सा बड़ों की इज्जत करता है, कौन अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलता है, कौन पैर छूता और कौन नहीं छूता। उसके बाद है क्रिएटिविटी और सौंदर्यात्मक समानता व असमानता। चाइल्डहुड में बालक में क्रिएटिविटी और सौंदर्यात्मक समानता असमानता का भी डेवलपमेंट होता है। वह अपनी इमेजिनेशन से अपने साथियों को अपनी क्रिएटिविटी और जो ब्यूटीनेस है या सौंदर्यता अनुभूति है उसकी भी तुलना करते हुए वह अन्य साथियों की तुलना में समानता और असमानता व्यक्त करता है। वह बता सकता है कि क्लास में कौन सा छात्र कागज की नाव बना सकता है तथा कौन मिट्टी का अच्छा गरुंदा बना सकता है। उसे पता है कि कौन सा छात्र अच्छे कपड़े पहन बन ठन कर आता है और कौन मैले कुचैले कपड़े पहनकर और अस्त व्यस्त रूप में आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चाइल्डहुड के डिफरेंट स्तर पर बालक में विभिन्न समानताएं और असमानताओं का विकास होता है और ये समानताएं और असमानताएं उसके विकास की प्रक्रिया को बेहद प्रभावित करती हैं। तो आपका क्वेश्चन था आपका ये कि चाइल्डहुड की कल्पना में समानता और असमानताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें बताई थी सबसे पहले आपकी एजुकेशन की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बता सकता है बच्चा, बच्चे के इकोनॉमिक लेवल की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, लैंग्वेज सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज। उसके बाद है आपकी कोग्निटिव से रिलेटेड सिमिलैरिटीज, उसके बाद है इमोशन से रिलेटेड, 6 पढ़ा आपने मोरल सिमिलैरिटीज और 7 पढ़ा आपने क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब अगला देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालिए। इंडिविजुअल डिफरेंस से आपका क्या अभिप्राय है और इसका हमारी एजुकेशन के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। जैसे मेरी क्लास में आप 4 बच्चे हो तो चारों बच्चे अलग अलग नेचर के मिलेंगे। ठीक है, चारों की सोच अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब जब 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, उन दोनों का बिहेवियर अलग है, उन दोनों का शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी डेवलपमेंट है वो सब अलग अलग हैं। ठीक है, बच्चे भले ही दिखने में आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, लेकिन उन दोनों के बिहेवियर में, उन दोनों की समझ में, अंडरस्टैंडिंग में दिन रात का अंतर है। तो यही अंतर क्या दिखाते हैं? हमारे व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। उसके बाद इन्होंने दो लोगों के, एक जेम्स ड्राइवर की और एक अब्दुल राफ के शब्दों में, औसत समूह के मानसिक शारीरिक विषय संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता का अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी कि अगर आप एक ग्रुप में देखो तो मेंटली, फिजिकली
और फीचर्स के आधार पर समूह के ग्रुप में जो भी डिफरेंस पाए जाते हैं वह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो ये जो दो लोगों ने जो डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी आपको इजी लगे उसकी डेफिनेशन आप कर लेना। मीनिंग क्लियर हो गया है इंडिविजुअल डिफरेंस का, यानी कि दो लोग जब एक समान नहीं होते हैं तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस का शिक्षा के लिए क्या महत्व है। नंबर फर्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण करने में, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कैरिकुलम है उसके फॉर्मेशन में, जितने भी टीचिंग मेथड हैं उनके सिलेक्शन में जरूरत पड़ती है व्यक्तिगत भिन्नता की, छात्रों को वर्गीकरण करने में, यानी कि छात्रों जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्लासीफाई करने में, कक्षा का आकार, गृह कार्य की मात्रा ज्ञात करने में, और शिक्षण साधनों के चयन में। तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि जो भी हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनका निर्धारण करने में। तो वर्तमान समय में बालकों की उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक हो गया है। चूंकि किसी भी स्तर की शिक्षा हेतु उद्देश्य उस स्तर के औसत बालकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, और ये उद्देश्य यथार्थ के धरातल पर निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। ये देखो भाई, जब भी हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हमें जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वे ऑल ओवर सबके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सबके लिए जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य है सबके लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की, यानी कि डिफरेंशिएशन को देखा जाता है, हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा जाता है, और उसको स्टडी करने के बाद ही हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के जितने भी बिजनेस बोलिए एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करते हैं। उसके बाद है पाठ्यचर्या, यानी कि कैरिकुलम के निर्माण में। इंडिविजुअल डिफरेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न समूहों के बालकों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाने लगा है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के बालकों हेतु एक प्रकार की पाठ्यचर्या अनुकूल नहीं होती। व्यक्तिगत दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि पाठ्यक्रम लचीला होने की कठोरता आवश्यक महसूस होने पर उसमें परिवर्तन या मॉडिफिकेशन कराई जा सके। अब क्या है भाई, हमारा जो कैरिकुलम है उसके निर्माण के लिए भी हमें क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता को देखना पड़ता है। जब भी क्या है, जितने भी आपके शिक्षाविद हैं, जितने भी एजुकेनिस्ट हैं, वे क्या करते हैं, जब भी सिलेबस बनाते हैं तो सभी लोगों की भिन्नताओं को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। आप देखते हो जब भी आपका पेपर आता है तो उसमें एक सेक्शन आता है से ओनली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, अंधे बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, सब बच्चों के उसको देखा जा रहा है। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको देखकर भी सिलेबस बनाया जा रहा है, और जो बाकी के जो बच्चे हैं उनकी तरफ देखकर भी सिलेबस बनाया जाता है। उसके बाद है शिक्षण विधियों के चयन में, कि हमें कौन सी टीचिंग मेथड को हमें अपनाना है। ठीक है, कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा उपयुक्त है, कौन सा बच्चों को सही ढंग से समझाने में काम आएगा। जैसे आप देखते हो कि बिल्कुल छोटे लेवल मोंटेसरी लेवल, उसके बाद किंडरगार्टन प्रणाली आ जाती है, और बाल किशोर स्तर पर योजना विधि और आकर्मिक अनुदेशन अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा टीचिंग मेथड यहाँ पर बेटर है हमारा। तो सबसे पहले बताया प्राइमरी लेवल मोंटेसरी, उसके बाद फर्स्ट तक किंडरगार्टन, और उसके बाद इस प्रकार क्या है, अलग अलग मेथड का चुनाव किया जाता है कि हमें प्राइमरी पे कौन से मेथड से पढ़ाना है। उसके बाद थोड़े ऊपर होने के बाद बच्चों को किंडर मेथड से समझाना है। उसके बाद फिर क्या है, हम जब बच्चे थोड़े किशोर हो जाते हैं तो प्लानिंग मेथड के द्वारा या प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा उन्हें हम सिखा सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेजेस में बच्चे को किस किस तरीके से हमें सिखाना है, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहाँ पर अच्छा रहता है, प्राइमरी लेवल्स पे। ठीक है, तो इसने बताया है कि हम अलग अलग किस प्रकार मेथड को चयन करेंगे अलग अलग लेवल के लिए। तो इसके लिए भी हमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। जब मान लीजिए आप दिव्यांग बच्चों को, स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप सारी चीजें ना करवा के आप वो वाला कैरिकुलम देखोगे जिनसे उनको हम आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है, उसके बाद है छात्रों के वर्गीकरण के लिए।
विद्यालय में क्या है, एजुकेशन ग्रहण करने वाले छात्रों की आयु ही नहीं बल्कि उनकी मेंटल, शारीरिक, इमोशनल उसके अंदर क्या है डिफरेंस मिलते हैं। अतः अगर प्रेजेंट युग में देखा जाए तो इस बात पर बल देते हुए कक्षा के सभी छात्रों को 3 वर्गों श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न में विभाजित कर दिया जाता है और सभी वर्गों के लिए भिन्न भिन्न शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखो भाई छात्रों का वर्गीकरण, इंडिविजुअल डिफरेंस हमारी क्या किस में और हेल्प करता है भाई, हमारे जितने भी छात्र हैं उनको क्लासीफाई करने में। क्लासीफाई यानी कि आप मान लो यहाँ पर इन्होंने बताया 3 तरह के बच्चे, एक तो है बहुत अच्छे इंटेलिजेंट, एक है एवरेज और एक है बिल्कुल लोअर। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी 3 कैटेगरी 3 सेक्शन बना दिए, ए बी और सी। ए सेक्शन में सारे इंटेलिजेंट बच्चे आए, बी सेक्शन में आपके थोड़े से नॉर्मल से बच्चे आ गए और सी सेक्शन क्या है, निम्न, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ के खुश नहीं हैं वो वाले बच्चे वहां पर भेज दिए। उसके बाद आता है आपका कक्षा का आकार, कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कक्षा के बालकों की संख्या 40 या 50 होने पर अध्यापक व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है और इसी कारण वह वैधानिक भिन्नताओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग 25 से 50 ही होनी चाहिए, यानी कि जो क्लासरूम का आकार है उसमें क्या है, उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमें कक्षा के आकार को चेंज करना होता है। यानी कि अब क्या है, 40 से 50 तक अध्यापक व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान नहीं दे सकता। अगर 40 से 50 प्लस बच्चे आपकी क्लास में हैं तो आप पर्सनली बच्चे के ऊपर अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। इनका मत है कि छात्रों को लगभग 20 से 25 होने चाहिए, यानी कि बताया कि एक क्लास में जो रेशो है वो 20 या 25 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद है गृह कार्य की मात्रा ज्ञात करने में, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके कारण ही सभी छात्रों में समान कार्य में समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः प्राचीन मतानुसार सभी बालकों को एक सा गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखें। साथ ही साथ आज वैचारिक भिन्नता की पहली मांग है कि शिशु स्तर पर गृह कार्य की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए तथा बाल और किशोर स्तर पर कार्य की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जबकि इसके ऊपर के छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे है गृह कार्य के मात्रा ज्ञान करने में। इसने बताया कि जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्या है, इसको भी हमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को एक समान कार्य देना चाहिए। नहीं तो अगर पुराने मत देखें तो सभी बालकों को अगर हम एक जैसा होमवर्क देंगे तो उनके प्रति हम अन्याय की बात कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात पर है कि जब भी हम काम दें तो बच्चे की योग्यता और उसकी स्किल्स को देखकर हमें बच्चे को काम देना है। हम इतना इजी काम दे दें तो इंटेलिजेंट बच्चा तो 2 मिनट में कर देगा, और ज़्यादा हार्ड दे दिया तो जो लोअर स्टूडेंट है वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसने बोला है कि छोटे बच्चों को तो कम काम देना है और बड़े बच्चों को थोड़ा ज़्यादा काम देना है। उसके बाद है शिक्षण साधन के चयन में। यह बात सर्वविदित है कि सभी छात्र सभी शिक्षण संस्थानों में समान रूप से रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिशु, बालक और किशोर स्तर पर अलग अलग शिक्षा साधनों का प्रयोग किया जाए। विभिन्न दर्शक साधनों ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, दर्शक सामग्री, ये सारी चीज़ें, परंतु सभी छात्र समान रूप से इन सभी में रुचि नहीं लेते। अतः में वे रुचि लेते हैं जो उन्हीं के अनुसार सीखने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब देखो इसने क्या बताया कि हमारे जितने भी टीचिंग के जितने भी हमारे मटेरियल हैं उनके सिलेक्शन में, कि जितने भी हमारे टीचिंग मटेरियल हैं उनमें समान रूप से रुचि नहीं लेते हैं। सभी छात्र क्या है, हमारे टीचिंग मटेरियल में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि शिशु इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाया जाए, या बच्चे को वीडियो के जरिए पढ़ाया जाए, या बच्चे को कंप्यूटर के जरिए पढ़ाया जाए। यानी कि उनके साथ के साथ क्या है, शिक्षा के साधनों के साथ साथ यानी कि टीचिंग मेथड के साथ साथ उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें यहाँ पर करानी है, ताकि बच्चा क्या है इंटरेस्ट ले
और उसमें भी उसको अनुसार सीखने के अवसर भी उसको मिल सके। तो ये थे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंस का शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, जब दो व्यक्ति अलग अलग नेचर के, अलग अलग स्वभाव के होते हैं तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। और इसका हमारी शैक्षणिक महत्व और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एजुकेशन के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो हमारे जितने भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करने के लिए, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो पहले बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस देने की सेंस मतलब ये है कि आप नॉर्मल बच्चों के लिए इसलिए ये क्रिएट कर रहे हो उद्देश्य, या फिर जो बच्चे अपंग हैं उनके लिए, तो पहले हमें देखना पड़ता है और उसके बाद डिसाइड होता है। उसके बाद जो कैरिकुलम का निर्माण है वो भी ऐसे ही होता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कैरिकुलम थोड़ा सा ईजी मिलेगा और इनका कैरिकुलम नॉर्मल बच्चों का थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जो थोड़े आपके नॉर्मल बच्चे से कम जिनकी बुद्धि है उनके लिए पाठ्यक्रम कुछ अलग बना दिया जाए। जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम ये है कि बस हमें उनको आत्मनिर्भर बनाना है, कुछ हाथ की कला उन्हें सिखानी है। उसके बाद है शिक्षण मेथड के चयन में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ पर यूज़ होता है, टीचिंग मेथड का को चूज़ करने में, क्योंकि टीचिंग मेथड में ये देखा जाता है कि किस विधि से हमें बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है। मोंटेसरी पद्धति अपनानी है, किंडरगार्टन है, आपके प्रोजेक्टर मेथड या प्रोग्राम लर्निंग, ये सारी बातें। उसके बाद छात्रों को क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न। श्रेष्ठ श्रेणी में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे आ जाते हैं, नॉर्मल में सभी आ जाते हैं और निम्न में क्या है, जो बच्चे फेल हो गए हैं वो वाले आ जाते हैं। उसके बाद कक्षा का आकार भी हमारा क्या करता है, इफेक्ट डालता है। उसके बाद है गृह कार्य की मात्रा ज्ञात करने में, कि बच्चों को क्या, छोटे बच्चों को कम काम देना चाहिए और बड़े बच्चों को ज़्यादा काम देना चाहिए। और ऐसे ही टीचिंग मटेरियल का चूज़ करने में कि कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ करें कि बच्चे को इजीली वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या अभिप्राय है और इंडिविजुअल डिफरेंस के शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश से डालिए और इसकी इम्पोर्टेंस इन एजुकेशंस, ठीक है, उसके अंदर बताना। ये क्वेश्चन हुआ क्लियर? यस मैम। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी पहचान और शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब ये आ गए भैया आपके इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बालकों का क्या अर्थ है, उसकी पहचान और शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पढ़ना भाई। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जो किसी बात को आसानी से शीघ्रता से सीख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इस प्रकार के बालक बौद्धिक दृष्टि से प्रखर बुद्धि वाले होते हैं तथा अपने समान आयु वर्ग के बालकों की अपेक्षा किसी नवीन बात को शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं। इनकी अभिरुचियां भी विविध क्षेत्रों में होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधार परीक्षण एवं निरीक्षण विधि है। विभिन्न बुद्धि लब्धि परीक्षणों से पाया कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। इनके क्रियाकलापों कार्य करने की क्षमता, तार्किक क्षमता, स्मरण शक्ति का निरीक्षण करके भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। देखो भाई क्या बताया गया है, गिफ्टेड चाइल्ड कौन से बच्चे होते हैं, जो आसानी से हर एक चीज को सीख लेते हैं। बोलते हैं ना ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो गिफ्टेड चाइल्ड जो हर एक चीज को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और उसको करके दिखा देते हैं। तो इनका IQ लेवल 130+ होता है। ये क्या है, बहुत सारी ऐसी क्रियाओं में रुचि लेते हैं जो क्या है, इनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। इन बालकों की अपेक्षा किसी नवीन बात को शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इन बच्चों के अंदर ये एबिलिटी है कि कोई भी नई चीज़ आ गई तो उसको सबसे पहले सीख लेंगे। इनका IQ लेवल भी 130+ होता है और इनकी एक्टिविटी और कार्य करने की क्षमता और रीजनिंग पावर और जो समझ शक्ति है उसका निरीक्षण करके प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। उसके बाद इसने बोला टर्मन तथा ओडन के अनुसार कोई भी एक ले लेना आपको, कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वे शारीरिक भी हष्ट-पुष्ट होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचना और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि गिफ्टेड बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे हर एक उसमें आगे रहते हैं, वे हर एक इवेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के अंदर उन सब में ये बच्चे आगे आते रहते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। तो स्किनर एवं हरीमैन के अकॉर्डिंग प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं। गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषताएं देखो भाई,
एक तो क्या है, उनकी वोकैबुलरी पावर बड़ी अच्छी होती है, दूसरा उनकी जो मेंटली जो प्रोसेस है वो बड़ी क्विकली होती है, यानी कि उनको एक सवाल बोल दो फटाफट, आपने दो बच्चों को बोला एक जैसा क्वेश्चन तो वो बच्चे फटाफट निकाल के दिखा देंगे। जो उनके डेली के जो काम हैं उनमें भी क्या है, डिफरेंस मिलता है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है, उनको जनरल नॉलेज की भी कुछ नॉलेज, जनरल नॉलेज भी उनकी सही होती है। सामान्य अध्ययन में जो क्या है, रीडिंग करने में उनकी रुचि होती है, अमूर्त विषयों में उसकी रुचि होती है, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण होता है। मंदबुद्धि और सामान्य बालकों के लिए उचित पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि व अरुचि, विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता और बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि 130+ 170+ तक। देखो भाई क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बताई है आपकी, एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। गिफ्टेड चाइल्ड की वोकैबुलरी पावर बड़ी अच्छी होती है, मेंटली प्रोसेस 1 मिनट में करके दिखा देते हैं, जो डेली के जो काम है उनमें भिन्नता होती है, ठीक है। वो असामान्य ज्ञान, उनको जनरल नॉलेज के अंदर भी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। बालक में अद्वितीय सफलता, यानी कि जब वो किसी चीज़ को रीड आउट कर लेता है तो उसको आसानी से बता देता है, ठीक है। और क्या क्या बताया है, मंदबुद्धि और सामान्य बालकों में अरुचि, जो मंदबुद्धि होते हैं उनके अंदर काम करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। तो विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता, और बुद्धि परीक्षण में भी IQ लेवल 131+ से 170+ तक। तो ये थी आपकी गिफ्टेड चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है आपकी प्रभावशाली बालकों की शिक्षा। गिफ्टेड बालकों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है। किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं भाई, उसके बारे में अभी जानेंगे। पढ़ दो बेटे एक बार। फर्स्ट है वर्ष में 2 बार उन्नति। प्रतिभावान बालक सीखने की प्रक्रिया में अधिक तेजी से विकास करते हैं, इसलिए उन्हें वर्ष में 2 बार उन्नति देनी चाहिए। बच्चों को प्रारंभिक विद्यालय में कम आयु में प्रवेश दिला देना चाहिए और वर्ष में किसी भी समय अगली कक्षा में उन्नति देने का प्रबंध करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों को अधिक काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और उनकी योग्यताओं का उचित विकास होगा। इसने बोला है कि जो प्रतिभावानशाली बच्चे हैं उनके तो एक तो वर्ष में 2 बार प्रोग्रेस होनी चाहिए, सीखने की प्रक्रिया उनको तेजी से डेवलप होती है, यानी कि जितने क्रिएटिव बच्चे उनकी सीखने की लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो बड़ी जल्दी फास्ट होती है, वे हर एक चीज़ को फटाफट सीख लेते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों को अधिक काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और उनकी योग्यता का उचित विकास होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को अधिक और काम करने के लिए मोटिवेट करना है ताकि वह अपनी एनर्जी का सही जगह पर यूज कर सके। उसके बाद है आपकी व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनको अगर हम व्यक्तिगत तौर रूप से शिक्षण दिया जाए तो उनकी प्रतिभाओं का उचित विकास हो सकता है। अब क्या है भाई, बच्चे की व्यक्तिगत टीचिंग, अगर हम पर्सनली अपने बच्चे को अकेले बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण को भी व्यक्तिगत रूप से शिक्षण दिया जाए तभी उसकी प्रतिभाओं का चयन विकसित हो सकता है। उसके बाद है जो क्रिएटिव या गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सबसे पहले तो वर्ष में 2 बार उन्नति होनी चाहिए, यानी कि उनके तो सीधे फाइनल पेपर 6 महीने में ही ले लो। व्यक्तिगत शिक्षण होना चाहिए, विशेष विद्यालय में कक्षाएं होनी चाहिए, जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष स्कूल के प्रबंध, जहाँ पाठ्यक्रम और दूसरी पाठ्यक्रम में रखी जानी चाहिए। इस बालकों से चुनाव के लिए बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य और सामंजस्य व योग्यता के विकास के लिए पूर्ण सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्रिएटिव बच्चे हैं इनके लिए स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लास लगाई जानी चाहिए ताकि ये अपना एक अलग नाम कमा सके और देश में भी अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। उसके बाद है विस्तृत कार्यक्रम। काल सैनिक के अनुसार वास्तव में विस्तृत पाठ्यक्रम का अर्थ है कि बच्चे स्पेशल स्कूल और क्लासेस पढ़ना। बेटा ये आरती, यस मैम, काल्पनिक के अनुसार वास्तव में विस्तृत पाठ्यक्रम का अर्थ है कि बच्चों को विभिन्न अनुभव तथा कार्य अधिक उच्च स्तर के दिए जाएं। फर्स्ट है क्षैतिज, इसमें बच्चों को उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है जिनका अध्ययन साधारण बालकों से नहीं किया गया। सेकंड है लंबवात्मक, इसमें प्रतिभावान बालकों को उसी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसका अध्ययन सामान्य बालकों को कराया जाता है। इसके माध्यम से विद्यालय में विस्तृत पाठ्यक्रम योजना में से सुविधाएं प्राप्त होंगी। देखो भाई
इसने बोला है कि इनका जो कैरिकुलम है वो भी क्या है, काफ़ी वाइड होना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज बोला है, एक तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल बोला है और एक बोला है वर्टिकल, कि बच्चों को क्या है ऐसा पाठ्यक्रम दो, बच्चे का कैरिकुलम यहाँ पर विस्तृत वाइड कैरिकुलम का अर्थ होता है कि बच्चे को अलग अलग एक्सपीरियंस और अधिक उच्च स्तर का काम दिया जाए, ताकि बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस महसूस कर सके। इसलिए उन्होंने दो टाइप का कैरिकुलम बना दिया, एक तो बनाया उन्होंने हॉरिजॉन्टल और एक बनाया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जिनका अध्ययन साधारण बालकों में नहीं किया जाता। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, बच्चों को उन क्षेत्रों की स्टडी करने के लिए कहा जाता है जिनका अध्ययन साधारण बच्चे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन से प्रतिभावान बच्चे, यानी कि एवरेज बच्चों से ऊपर वाले बच्चे। वर्टिकल में क्या है, इसमें जितने भी हमारे प्रतिभावान बालक है, जितने भी क्रिएटिव बच्चे हैं, उनको उसी समय का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाए जिसका अध्ययन सामान्य बालकों को कराया जाता है। इसके माध्यम से विद्यालय में विस्तृत पाठ्यक्रम योजना में से सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में तो क्या बता दिया इन्होंने कि जो बच्चे का, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, उनका कैरिकुलम काफ़ी विस्तृत होना चाहिए, अध्ययन करने के लिए कहा जाए, उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए कहा जाए हॉरिजॉन्टल में जिनको क्या है सिंपल साधारण बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके प्रतिभावान बालकों के लिए एक जो वर्टिकल बताया है इन्होंने कि जितने भी क्रिएटिव बच्चे हैं उनको उसी विषय की डिटेल स्टडी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसका अध्ययन सामान्य बालकों को कराया जाता है। इस माध्यम से विद्यालय में जो विस्तृत जो लेसन प्लान है उसमें सुविधा प्राप्त होगी, यानी कि बच्चे को एक जो उसको डिटेल स्टडी करने को बोला जाए। देखो जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल से नीचे, तो हम उनको ये लगा रहता भाई तू इतना कर ले पास हो जाएगा, और जो क्रिएटिव बच्चा है उसको बोला जाता भाई आप डिटेल स्टडी करोगे अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो। उसके बाद है आपके अच्छे पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, एक्सपेरिमेंट लैब, यानी कि अच्छी लाइब्रेरी और जितने भी एक्सपेरिमेंट लैब होती हैं उसमें क्रिएटिव बालकों के विकास के लिए अच्छा अवसर प्रदान करती है। इसमें वह अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार कार्य करता है। क्या बताया गया भाई, अच्छे पुस्तकालय और प्रयोगशाला, यानी कि अच्छी अच्छी लाइब्रेरी और अच्छे अच्छे जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं, तो बालक के विकास के लिए अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें वह अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए बच्चे को। उसके बाद है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। जो क्रिएटिव बच्चा है उसको क्या है ग्रुप एक्टिविटी की भी आदत लगानी चाहिए, यानी कि क्रिएटिव बच्चे के पास एक दो बच्चा ऐसा बिठा दो जो कि नॉर्मल बच्चे से भी नहीं कम है, तो क्या करेगा वह सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भाई आपका ग्रुप बना दिया है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी या नोटबुक चेक होंगे और ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको कोई अवार्ड मिलेगा। तो बच्चे के अंदर क्या है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद है आपकी अध्यापन विधि, विशिष्ट अध्यापक शैली की आवश्यकता पड़ती है। इसमें गहन और विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। अध्यापक विधि में क्या है, इसमें एक स्पेशल टीचिंग स्टाइल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसमें उसे क्या है एक डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, और में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। उसके बाद है भाषण, जो भी लेक्चर देते हैं और जो भी एजुकेशनल ट्रिप हैं, तो इसमें यथार्थ वस्तु और अनुभव के संपर्क में आते हैं और उनके द्वारा ज्ञान का विकास होता है। अब जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके एजुकेशनल ट्रिप लग गए तो बच्चा वहाँ पे जाएगा, वहाँ से सीख के आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बच्चा क्या है जो रियल वस्तुएं हैं उनको संपर्क में आता है, अपना एक्सपीरियंस करता है और उसी के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। उसके बाद है आपका स्वतंत्र कार्य, यानी कि जितने भी हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाएं, उनके पीछे नहीं पड़े रहना। हम उसको बोल देते कि भाई आपको बस ये काम करना है, आपकी आज़ादी है, कैसे भी करके मुझे पूरा दो। ठीक है, तो इससे उनके जो आत्मविश्वास है वह उत्पन्न होता है बच्चे का सेल्फ के ऊपर। उसके बाद है शिक्षक की भूमिका। क्रिएटिव बच्चों की शिक्षा में टीचर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी आपके क्रिएटिव बच्चे हैं बालकों को घमंडी नहीं होने देना चाहिए, उनको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वही इंटेलिजेंट है। उसके अनुरूप जितने भी समान रूप से विकसित करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, उनके अनुरूप समान रूप से विकसित करने के, यानी कि सब बच्चों को एक समान मौका मिले, ये अवसर प्रदान करना। सदैव क्रियाशील बनाए रखना, यानी कि एक्टिव बनाए रखना, उनको कोई ना कोई काम देते रहना। उसके बाद है पाठ्यक्रम को उन्नत एवं समृद्ध बनाना। ये कुछ अदर टिप्स इन्होंने दे रखे थे, समझ में आ गए।
समझ में आया नहीं आए बेटे? यस मैम, आ यस गया। मैम, बोल दिया करो बेटा फिर। उसके बाद बात आती है विकलांग बच्चों की, और उसके बाद बात आएगी मंद बुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए, विकलांग शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों वाला भी और मंद बुद्धि बच्चों वाला भी। तो सबसे पहले देखो, विकलांग बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी पहचान, समस्या और शिक्षा का अपने अपने विचारों द्वारा व्यक्त कीजिए। इसको पढ़ो बेटे। विकलांग बालक का अर्थ ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है। ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। अब विकलांग शब्द का स्थान पर निरक्षरता कहा जा सकता है, अर्थात सामान्य भाषा में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की अपूर्णता या असमर्थता को निरक्षरता कहते हैं। विकलांगता के कारण बालक अपने सामान्य क्रियाकलापों को भी कठिनाई से पूरा कर पाते हैं। जो बालक सामान्य रूप से देख, समझ, सुन, शारीरिक कार्य नहीं कर सकते, उन्हें निशक्त बालक कहते हैं। देखो भाई, क्या बताया गया है, आपको भी पता है विकलांग बालक क्या होते हैं। विकलांग बच्चे जो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे, या तो उनके शरीर में कोई कमी है या फिर मेंटली उनकी कोई कमी है, ठीक है। तो विकलांग शब्द के आधार पर यहाँ पर निशक्त बोला है, या निशक्त की जगह आप दिव्यांग वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, कि जो बच्चे पूर्ण रूप से शारीरिक तरीके से या मानसिक तरीके से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो उनको हम दिव्यांग या फिर विकलांग की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे जो अपने डेली यूज के काम है वो भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हैं या ना भी कर पाते हों, तो ये बालक सामान्य रूप से देखने, समझने, सुनने, शारीरिक कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको निशक्त या दिव्यांग बच्चे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो विकलांग बालक है उनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। एक तो देखो भाई, या तो अंधे बच्चे हो सकते हैं, दृष्टिबाधित विकलांगता हो सकती है, या फिर उनकी सुनने से संबंधित हो सकती है, बोलने से संबंधित हो सकती है, ठीक है। या तो वो गूंगे हों, स्नायु दोष हो सकता है, या बहरे हो सकते हैं, या फिर क्या है, अस्थि से रिलेटेड, यानी कि आपके कोई हाथ पैर नहीं है उनका, तो ये सारी विकलांगता हो सकती हैं। तो विकलांगता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, किस प्रकार पहचान करोगे। तो सबसे पहले बताया गया है अपंग, अस्थि और स्नायु दोष युक्त, इसमें बालक के हाथ व पैर की हड्डियों में विकलांगता हो सकती है। अब देखेंगे कि किस प्रकार हम बच्चे की पहचान करेंगे कि ये कौन सी विकलांगता या दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात आती है अपंग, अस्थि और स्नायु दोष। इसमें वे बच्चे आते हैं जिनके हाथ पैर की हड्डियों में विकलांगता पाई जाती है, या तो हाथ पैर में या तो चल नहीं पाता होगा, या फिर और कुछ कमी हो सकती है। सरल शब्दों में कहे तो बालक लंगड़ा लूला हो सकता है। संपूर्ण व आंशिक दृष्टिहीन और आंशिक दृष्टिहीन दोष। संपूर्ण दृष्टिहीन का मतलब पूरी तरह से अंधा है बच्चा, और आंशिक यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके बाद है आपके बहरे। बहरे बच्चे में भी एक तो पूरी तरह से ही बहरा, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता। उसके बाद दूसरा हो सकता है जिसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा ऊंचा बोले तो सुन सकता है। उसके बाद है वाणी दोष युक्त, संपूर्णतः असमर्थ होते हैं। इसमें बालक बोलने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं, जो बोल नहीं पाते, गूंगे बच्चे हैं। अब है भाई जो विकलांग बच्चे हैं, यहाँ पर समझ में आ गए कि डिसेबिलिटी क्या है, या तो पूरे लंगड़े लूले हैं, दृष्टिहीन हैं, या फिर क्या है वो बहरे हैं, या फिर बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, ये उनकी पहचान है। उसके बाद है विकलांग बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, जो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, तो उसमें शारीरिक व मानसिक समस्याओं के साथ साथ एडजस्टमेंट में भी उसको कठिनाई आती है, और अपनी इच्छा से क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। इसकी अयोग्यता उसकी संवेगात्मक समस्याओं के रूप में विकसित होती है। इन बालकों में यह भावना रहती है कि उनके शारीरिक दोष के कारण दूसरे बच्चे उनके प्रति हीन भावना रखते हैं। इस दोष के कारण उनको पढ़ने के क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो भी क्या क्या समस्याएं आई हैं बच्चों के सामने। एक तो विकलांग बच्चों का शारीरिक दोष हो गया, वह डेली के काम भी पूरे नहीं कर पाता, तो उसका पढ़ाई में भी क्या है यहाँ पर कठिनाई आती है। अपनी इच्छा से वह एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है।
उसके बाद है उसको ये लगता है कि और बच्चे उसको हीन भावना से देख रहे हैं, ये वाली फीलिंग उसको आती है। और इस दोष के कारण इसमें पढ़ने के क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि टीचिंग क्षेत्र में उसको कई सारी टीचिंग में नहीं सॉरी उसको पढ़ने में लर्निंग के क्षेत्र में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब है विकलांग बालकों की शिक्षा। अब क्या है, सरकार ने क्या क्या किया भाई विकलांग बच्चों के लिए, एक तो अपंग बालकों की शिक्षा, दूसरा जो बहरे दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, बहरे और आंशिक बाधिर बालक, वाणी दोष युक्त बालक। तो इसमें बताया है हमने अपंग बालकों की शिक्षा, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं उन बालकों की शिक्षा कैसे होगी, उनमें हीन भावना को दूर किया जाए और मोटिवेट किया जाए, यानी कि उनके अंदर से दिमाग से निकाला जाए कि भाई आप भी नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। उनको कृत्रिम अंग लगाने की सलाह दी जाए, कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए, उन्हें उद्योग व व्यवसाय की शिक्षा दी जाए। तो ऐसे बच्चों को क्या है, एक तो उनमें हीन भावना को दूर करना है हमें, दूसरा क्या है उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना है। उसके बाद इन्होंने बताई है उनके क्लास में बैठने की सही हमें व्यवस्था करनी है और उनको इंडस्ट्री और बिजनेस की शिक्षा दी जाए ताकि इन फ्यूचर वह कामयाब हो सके। उसके बाद है दृष्टिहीन युक्त बालक, इनके लिए क्या क्या करना चाहिए भाई, एक तो विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, ब्रेल लिपि से शिक्षित करना चाहिए, दृष्टिहीन बालकों को संगीत व हस्तकला में प्रारंभिक स्थान दिया जाना चाहिए, आंशिक दोष दृष्टि युक्त बालक को श्याम पट के निकट ऐनक लगाने की राय देनी चाहिए। अब देखो भाई दृष्टिहीन बालकों के लिए क्या क्या करें, तो ब्रेल लिपि होनी चाहिए, दूसरा विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, अंधे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए, दृष्टिहीन बालक में संगीत या हस्तकला में भागीदारी यानी कि संगीत है या कोई भी हाथ से बनाने वाली कला है तो अंधे बच्चों के लिए वो कराई जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसको मान लो थोड़ा थोड़ा आंशिक उसको दृष्टिहीनता थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब दूर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक से दिखाई दे रहा है, तो बच्चे को ब्लैक बोर्ड के पास बिठा के काम करवाया जाए। उसके बाद है बहरी और आंशिक बाधिर बालक, जो बहरे बच्चे होते हैं उनको क्या है तो ध्वनि विस्तारक उपकरणों की शिक्षा दी जानी चाहिए, ध्वनि विस्तारक जिनसे ध्वनि बढ़ेगी उनकी शिक्षा देनी चाहिए। बाधिर बालक प्राय मूक भी होते हैं, ऐसे मूक बाधिर बालकों के लिए वशिष्ठ विद्यालय चल रहे हैं और राजस्थान में जयपुर में इस प्रकार का एक राजकीय विद्यालय है, अतः इन्हें वहां पढ़ने की राय देनी चाहिए। आंशिक श्रवण दोष युक्त बालकों की कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाना चाहिए ताकि शिक्षक का स्वर उसे ठीक से सुनाई दे सके। आंशिक रूप से श्रवण दोष बालक को शिक्षण में दृश्य उपकरणों को अधिक उपयोग करना चाहिए। वाणी दोष युक्त बालक, अब देखो भाई बहरे और इन बच्चों के लिए क्या करना है भाई, जो बहरे बच्चे हैं उनको या तो एक तो क्लास में सबसे आगे बैठाया जाए ताकि टीचर जो भी बोले वह उसको सुन सके। दूसरी बात क्या है, जो भी ध्वनि को बढ़ाने वाले जो भी टूल्स हैं, लैंग्वेज टूल्स हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। अगर बच्चे बहरे भी हैं तो उनको मूक और बाधिर बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय चल रहे उनमें भेजना चाहिए। उसके बाद है अगर किसी को सुनने का थोड़ा सा दोष है तो उसे अगली कक्षा में पहली सीट पर बिठाया जाए ताकि वह टीचर को आसानी से सुन सके। आंशिक श्रवण दोष युक्त बालक में शिक्षण के दर्शक कणों के अधिक उपयोग करना चाहिए। आंशिक श्रवण दोष युक्त बालकों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या है उनके साथ जेंटली व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद है वाणी से दोष युक्त बालक, जो क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, तो उनको क्या है बोलने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। इनकी हीन भावना को दूर करवाया जाए, इनको डॉक्टर द्वारा जांच कराई जाए और इन्हें अन्य छात्र इसका उपहास न करें। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि दूसरे बच्चे उसकी हंसी ना उड़ाएं, ठीक है। तो ये था आपका विकलांग बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनकी पहचान, समस्याएं तथा शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चंस, समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, मंद बुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनकी पहचान, विशेषता और शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मंद बुद्धि बालक, पढ़ना ये घर से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ।
सबसे पहले आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड से आपका क्या अभिप्राय है। अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था तो वहां से ही इसको कर लेना। उसके बाद चाइल्डहुड की 4 विशेषताएं, ये भी आ चुका है। चाइल्डहुड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी वहीं से करना है। तीसरा क्वेश्चन था, गरीबी के संदर्भ में बचपन की विवेचना कीजिए, ये भी कल पढ़ाया था आपको, गरीबी के संदर्भ में बचपन कैसा रहता है। उसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ, ये भी आ चुका है, ये भी खुद ही पढ़ना है। उसके बाद है मानसिक मंदन के किन्हीं 2 जीवकीय कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि हमारी जो मंद बुद्धि है वो किस कारण से हुई है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर बताए हैं। जो मेंटली जो बच्चा बिल्कुल कम रह गया है उसके बायोलॉजिकल कारण, ये पढ़ाना पड़ेगा। एक बार पढ़ो बेटे। गर्भकाल में माता की संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। माता की संवेगात्मक अनुभूतियों का सीधा प्रभाव उसकी ग्रंथियों के स्राव पर पड़ता है। ग्रंथियों का स्राव उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव शिशु की ग्रंथियों पर भी पड़ता है, जिससे अनेक शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। हम सेकंड भी पढ़ दें। हाँ पढ़ दो पूरा। आमतौर पर बालकों में मन बुद्धि जन्मजात होती है। बालक का शारीरिक व मानसिक विकास माता पिता से प्राप्त गुणसूत्रों के आधार पर होता है। बुद्धि संबंधी दोषपूर्ण गुणसूत्रों के प्राप्त होने से बालक का स्वस्थ मानसिक विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह मन बुद्धि रह जाता है। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो मेंटली वो किन बायोलॉजिकल फैक्टर पूछे कि मान लो कोई बच्चा मेंटल रह जाता है, उसकी बुद्धि कम रह जाती है, तो उसका बायोलॉजिकल क्या फैक्टर है। तो इसने बोला है कि गर्भकाल में, यानी कि जब शिशु माता के पेट में होता है तो उस टाइम पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो माता की जो भी इमोशनल जो भी होते हैं उसका सीधा इफेक्ट बच्चे के हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो उसकी क्रियाशीलता से बच्चा प्रभावित होता है और इन हार्मोन्स के द्वारा उसके अंदर शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मानसिक दुर्बलता बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कई बार अभी तुम देखते होगे यूट्यूब पे आई है एक, अभी अभी बच्चा हुआ था, उसकी देखा मैंने, कल परसों ही देखी थी। पैदा हुआ वो बच्चा, उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ रहा, रोया नहीं, जैसे हिलाया तो ऐसे कर रहा हाथों को। बच्चा एटलीस्ट जो पैदा हुआ है हाथों को ऐसे कर रहा है, जैसे हम फोन चला रहे हैं ना, ऐसे 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 कर रहा। उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ा। उसकी मम्मी ज्यादा फोन देखती होगी, ऐसे स्क्रॉल करती होगी, तो बच्चा भी क्या, पैदा होते ही उंगलियों को ऐसे करने लग रहा, स्क्रॉल कर रहा, जैसे फोन को चला रहा है, ऐसे करके स्माइल कर रहा और ऐसे स्क्रॉल कर रहा। तो ये इफेक्ट पड़ा बच्चे के ऊपर। अब है, यानी कि आप देखते हो, ये तो आप जब भी देखते हो, आपने महाभारत में भी सुना होगा कि जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताया था, तब क्या था, अभिमन्यु उनके गर्भ में था, तो उन्होंने चक्रव्यूह को समझ तो लिया था, उसका रास्ता तो पता लग गया था, ठीक है। ठीक है, अभिमन्यु ने उसको चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया, लेकिन बाहर आना नहीं सीख पाया क्योंकि उसकी मम्मी उस टाइम सो गई थी। तो बच्चे के ऊपर चाहे अच्छी चीज है चाहे बुरी चीज है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, बच्चे की जो मेंटली जो कमजोरी है वो भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर से इफेक्ट होती है। ये तो थी माँ के गर्भ में जब बच्चा था। उसके बाद है आपका मंद बुद्धि बच्चे कुछ जन्मजात भी होते हैं, और ये इनकी शारीरिक और मानसिक विकास उसके माता पिता के जीन्स के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। तो बुद्धि संबंधी दोष गुणसूत्रों के प्राप्त होने से भी बालक का स्वास्थ्य मानसिक विकास नहीं हो पाता है। यानी कि मान लो पेरेंट्स में से अगर किसी के अंदर थोड़ी सी जो आईक्यू लेवल है वो कम है, तो उसका खतरा क्या है, होने वाले बच्चे के ऊपर भी रहता है कि उसको जितने भी जीन्स वो अपने फादर और मदर से ही मिलने हैं, तो उनमें से अगर किसी के अंदर आईक्यू लेवल कम है तो बच्चे का भी ऐसा ही हो सकता है। तो ये थे बच्चे के अंदर मेंटली जो वीकनेस थे उसके बायोलॉजिकल कारण, एक तो जीन्स के जरिए, और दूसरा क्या बताया है उसने कि माता के गर्भ काल के दौरान अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसका सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। मान लो माँ के साथ ही कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसका भी इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है कि उसको कहीं पे चोट लग सकती है, तो भी बच्चा क्या है, मानसिक रोगी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है। ये आपने अभी पढ़ा था तो खुद ही पढ़ोगे इसको। उसके बाद है आपके विशिष्ट बच्चों से आप क्या समझते हो।
स्पेशल बच्चों से आप क्या समझते हो, और दूसरा है आपके प्रतिभाशाली बालकों से क्या अभिप्राय है। तो विशिष्ट बच्चे पढ़ो बेटा एक बार आरती। विशिष्ट और एक गिफ्टेड बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, और एक आपके इंटेलिजेंट बच्चे हैं। विशिष्ट बच्चों से अभिप्राय उन समस्त प्रकार के बच्चों से जो सामान्य बच्चे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य से अधिक आईक्यू वाले बालक, सामान्य से कम आईक्यू वाले बालक, अस्वस्थ बालक, विकलांग बालक, मानसिक रूप से विकृति के शिकार बालक, संवेगात्मक असंतुलित बालक, सभी चूंकि सामान्य बालक नहीं है, अतः ये विशिष्ट बालक हैं। हाँ जी, समझ में आ गया। स्पेशल बच्चों में कौन कौन से आते हैं। स्पेशल बच्चों में एक तो वो बच्चा आएगा जिसका आईक्यू लेवल बड़ा शार्प माइंडेड है, यानी कि एक तो सबसे इंटेलिजेंट सुपर जीनियस बच्चा, एक तो वो भी स्पेशल बच्चा है। दूसरा, जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं, कमजोर हैं, यानी कि विकलांग बच्चे हैं, जो थोड़े पागल है, माइनर बच्चे हैं, वो सारे उनको भी क्या है, स्पेशल बच्चे बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रतिभाशाली बालक। हम पढ़े ये भी। हाँ पढ़ दो। प्रतिभाशाली बालकों से अभिप्राय उन बालकों से जो मानसिक रूप से अपनी आयु के अन्य बालकों से किसी भी मानसिक योग्यता में आगे होते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि का स्तर सामान्य से अधिक होता है। इन बालकों की शैक्षिक योग्यता और उपलब्धि का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसमें रचनात्मक क्षमता भी उच्च स्तर की होती है। ये प्राय धीर गंभीर होते हैं। ये किसी भी अधिगम को सरलता से ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। आगे भाई प्रतिभाशाली बालक ये क्या होता है, इनका आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा होता है। अपनी आयु के बच्चों में क्या है, ये इनकी योग्यता आगे रहते हैं हमेशा। इनकी आईक्यू लेवल सामान्य से अधिक होता है। शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी होती है इनकी। ठीक है। और हर एक काम को जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक, इंटेलिजेंट बच्चे। उसके बाद है आपके पिछड़े बालकों का क्या अभिप्राय है। आज ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट, फिर ये कि कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कितने क्वेश्चन रहते हैं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूं मैं। एक, दो, तीन ही क्वेश्चन रहते हैं लॉन्ग तो। चलो पढ़ो, ये तो पढ़ो, पिछड़े बालकों का क्या अभिप्राय है। पिछड़े बालकों से अभिप्राय उन बालकों से जो मानसिक रूप से अपनी आयु के अन्य बालकों से किसी भी मानसिक योग्यता में बहुत पीछे होते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि का स्तर सामान्य से काफी कम होता है। इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धियां नगण्य होती हैं। इनकी रुचियां सीमित तथा रचनात्मक नगण्य होती हैं। ये अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। पिछड़े बालक जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल कम होता है, यानी कि जो अपने खुद के भी काम नहीं कर पाते, ठीक है, उनको पिछड़े बालक बोला जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये 10 तक आज क्वेश्चन आपको करने हैं, और बाकी 5-6 क्वेश्चन जो बच गए ये कल करने हैं। और एक घर से ये पढ़ के आना है आपको, मंद बुद्धि बालकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इजी सा है, एक बार रीड आउट करते ही आपको समझ में आ जाएगा मंद बुद्धि बच्चे कौन से होते हैं। जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वे मंद बुद्धि बच्चों में आते हैं। ठीक है। और 10th क्वेश्चन भी आपका यही है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से आपका क्या अभिप्राय है। पढ़ो बेटे ये। मानसिक रूप से पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 45-50 के आसपास होती है। इन्हें मंदबुद्धि या मूड डल बालक भी कहा जाता है। इनमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति बहुत कम होती है। इनमें मौलिकता का अभाव होता है। इनकी रुचियां सीमित तथा बहुत कम होती हैं। इन बालकों में बहुधा जन्मजात शारीरिक दोष भी पाए जाते हैं। देखो बेटा, जिनका आईक्यू लेवल 45 और 50 के आसपास होता है उनको इन्होंने मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे बोला है। देखो जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच आता है ना, 90 से ऊपर और 110 से नीचे, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चे माना जाता है। इनसे ऊपर जो बच्चे होते जाएंगे उसमें 120 तक प्रतिभाशाली बच्चे हो जाते हैं, और उससे ऊपर जो बच्चे होते हैं वे इंटेलिजेंट या गिफ्टेड बच्चों में आ जाते हैं। और फिर जो इससे नीचे आते जाते हैं उसमें क्या हो जाता है, इडियट बच्चे, जड़बुद्धि बच्चे, ऐसे बच्चे इसमें काउंट कर देते हैं। बेटा आईक्यू लेवल का एक वो होता है, फॉर्मूला होता है, जिसमें आप अपनी जितनी एज को, और मैं इसका एक फॉर्मूला मैं देख के बताऊंगी। आईक्यू लेवल का सर्च कर लो इस पे, तभी आ जाएगा। मैम क्विज भी तो होती है इनकी। MA/CA × 100 करके, आपकी जितनी एज है, जितना आपका आईक्यू लेवल उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है। अब ना जैसे क्लास खत्म हो ना, आप नेट पे देख लेना, आईक्यू का फॉर्मूला मिलेगा आपको।
और आपके में भी शायद आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल तक तो आ ही जाएगा, दे रखा होगा तो, क्योंकि बीएड में तो है ये। जब मंद बुद्धि बालक पढ़ोगे ना तो इसमें दे रखा है 50 से 70, 75 बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल। अब बोलो क्या बोल रहे थे आरती क्विज के बारे में? मैम मैं कही थी इसकी क्विज भी तो होती है क्या, उस पर चेक करते हैं लोग, क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। हाँ